हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जेपी एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास का अध्ययन करने से पहले हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन करेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत कब से हुई है, वह किसके द्वारा हुई है। तो यहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पूर्व की कुछ रचनाओं को देखा था हम लोगों ने, और उसी क्रम में आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के संदर्भ में अध्ययन करने चल रहे हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी करते हैं। तो आज हम लोग गार्सा दा तासी द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार दा लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी तथा गार्सा दा तासी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग गार्सा दा तासी। गार्सा दा तासी ठीक है। तो गार्सा दा तासी ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस निवासी। यानी कि हम क्या कहेंगे? फ्रेंच विद्वान। क्या कहेंगे? फ्रेंच विद्वान थे। ओके, ठीक है, फ्रेंच विद्वान। इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम क्या है, ग्रंथ का क्या नाम है? तो हम लोग लिखेंगे रचना। सबसे पहले रचना लिखेंगे। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसका अध्ययन करेंगे, बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए। इस्तवार दा लिटरेचर एंदोई एंदोई ए हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये जो है गार्सा दा तासी के ग्रंथ का नाम था। ओके, ठीक है, एंदोई ए हिंदुस्तानी। यह रचना किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप बताएंगे फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में। प्रकाशन की बात करेंगे। पहले इसके हम प्रकाशन की बात ना करें तो हम भाग की बात करें। क्या भाग? तो कुल या 5 भागों में, और अगर संस्करण की बात करें तो कुल इसके 2 संस्करण। कितने? 2 संस्करण इसके निकाले गए थे। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। अर्थ की बात करें, जो इनका ग्रंथ था इस्तवार दा लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, अर्थ की बात करें तो यहां इस्तवार का अर्थ क्या होता है? इस्तवार का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे इस्तवार का मतलब होता है इतिहास। ठीक है, इस्तवार का मतलब हो गया आपका इतिहास। लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर का मतलब क्या होता है? लिटरेचर। क्या बोलेंगे आप? लिटरेचर। और लिटरेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? तो कहेंगे इसको साहित्य। ठीक है, ये इनके ग्रंथ के जो शब्द हैं इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एंदुई। तो एंदुई का अर्थ क्या होता है? क्या होता है एंदुई? एंदुई का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे
कि हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली, यहां लिखेंगे बोली, बोले नहीं बोली होगा, बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। और हिंदुस्तानी क्या होता है? हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी का जो अर्थ होता है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा, उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ ली है। क्या क्या हम लोगों ने देखा है? एक तो जो है इनके गारसा जातासी फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले। रचना का नाम क्या था? तो आप बताएंगे इस्टवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। किस भाषा में लिखा है? तो आप बताएंगे फ्रेंच भाषा में। कितने भाग में ये प्रकाशित हुआ था? तो 5 भागों में। और संस्करण कितने थे? तो इसके 2 संस्करण थे, ठीक है। आगे अब जो इन्होंने ग्रंथ लिखा उसके ग्रंथ के अर्थ को हम लोग समझेंगे कि मतलब क्या है, इनके जो है शब्दों का अर्थ क्या है। तो इस्तवार का मतलब इतिहास, लिटरेचर का मतलब लिटरेचर या साहित्य, हिंदुई मतलब होता है हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली भाषा, और हिंदुस्तानी जो है मुसलमानों द्वारा बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कुछ। तो इसके कुल कितने भाग रहे हैं? तो आप बताएंगे इसके भाग कितने रहे हैं। तो ये कुल कितने भागों में रहा है? तो आप बताना कि 5 भाग रहे हैं। संस्करण कितने रहे हैं? तो यह जो रचना है 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम संस्करण की बात करें अगर हम, प्रथम संस्करण, ठीक है, प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था उसमें 2 भाग थे। प्रथम संस्करण में जो है प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ है 1839 ईस्वी में, ठीक है। 1839 ईस्वी में प्रथम संस्करण के प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ है। और अगर द्वितीय भाग की बात करें कि द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ है, तो द्वितीय भाग का प्रकाशन जो हुआ है वो आप क्या बताएंगे? शायद आप लोगों को मालूम होगा 1847 ईस्वी, 1847 ईस्वी, ठीक है, 1847 ईस्वी। तो ये 2 इसके संस्करण रहे थे। प्रथम संस्करण के 2 भाग। अगर इसका संपूर्ण प्रकाशन पूछा जाएगा तो बताएंगे आप 1839। अब हम लोग दूसरा संस्करण की बात करेंगे। कौन सा? तो द्वितीय संस्करण, ठीक है, द्वितीय संस्करण। तो द्वितीय संस्करण में जो है फिर 3 भाग थे। क्या? द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे, ठीक है। प्रथम संस्करण 2 भागों में और द्वितीय संस्करण 3 भागों में। तो इसमें प्रथम व द्वितीय भाग का प्रकाशन, द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप समय बताएंगे 1870 ईस्वी, ठीक है, 1870 ईस्वी। और जो है इसमें तृतीय भाग का प्रकाशन किसका? तो आप बताएंगे तृतीय भाग का प्रकाशन तो तृतीय भाग का प्रकाशन कब हुआ है? तो आप बताएंगे 1871 ईस्वी, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आई हैं? बताएंगे आप लोग जरूर समझ में आ रही हैं या नहीं। आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, कमेंट करके आप बताते रहिएगा कि आपको वीडियो
कैसे लग रहे हैं, जो कंटेंट आपको मिल रहा है कैसा मिल रहा है। अब इसके प्रकाशन की बात की जाए कि ये प्रकाशन जो हुआ है इस रचना का, तो वो कहां से हुआ। तो प्रकाशन की बात करें, प्रकाशन की बात करेंगे तो क्या बताएंगे, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी कहां की थी, तो बताएंगे आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। और कब, तो आप बता देंगे 1839 ईस्वी, ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाषा क्या रही है आपको पता ही है, किस भाषा में, किस भाषा में, तो आप बताएंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं, फ्रेंच भाषा, ठीक है, इतना आपको याद रखना, फ्रेंच भाषा में। अब इस ग्रंथ के बारे में और कुछ हम लोग अध्ययन करते हैं कि क्या क्या चीजें और रही है। इस ग्रंथ की कमियों के बारे में बात करें, कमियां क्या रही हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी कमियां क्या है, ठीक है। तो कमियों की बात करें तो इस ग्रंथ में जो है काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। लेखकों का यानी कि जो रचनाकार हैं उनका विवरण जो है वर्ण क्रमानुसार पद्धति या वर्णाक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन भी नहीं किया गया। तो कमियों की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी कमियां रही होंगी, तो हम लोग नंबर 1 में लिखेंगे काल विभाजन, काल विभाजन का प्रयास नहीं, ठीक है। इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था, ठीक है। दूसरा क्या रहा है कमी इसमें, लेखकों के विवरण, लेखकों के विवरण जो है काल क्रमानुसार, काल क्रमानुसार नहीं किया गया है, काल क्रमानुसार इनका विवरण नहीं किया गया, ठीक है। फिर क्या है, कैसे किया गया है, तो क्या बताएंगे, वर्णानुक्रम पद्धति द्वारा, ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति पर लेखकों का विवरण किया गया, ठीक है, किया गया। तो ये रहा, ठीक है। और चौथी जो कमी रही थी, युगीन, जो युगीन प्रवृत्तियां रही हैं, युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया, ठीक है, नहीं किया गया, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन भी नहीं किया गया है, ओके। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और नोट करते हैं, इसको ऊपर खींचते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा। आगे चलते हैं, नोट लिखेंगे आप लोग, एक नोट, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, नोट महत्वपूर्ण रहेगा। उक्त कमियां होने के कारण, उक्त कमियां होने के कारण, इस ग्रंथ
ग्रंथ को वर्तमान में, ग्रंथ को वर्तमान में इतिहास पुस्तक इतिहास पुस्तक के रूप में, इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है, रूप में मान्यता नहीं है। ठीक है, इसमें ये जो कमियां हैं, इन कमियों के कारण ही इस रचना को इतिहास पुस्तक नहीं माना जाता है। ठीक है, इस रचना को इतिहास पुस्तक नहीं माना जाता है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कथन न कहें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे, यानी कि इस रचना को, इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह मात्र कहते हैं। ठीक है, वृत्त संग्रह मात्र कहते हैं। ये जो रचना है, ठीक है, इसमें ये जो कमियां हैं, वर्णानुक्रम पद्धति है, काल विभाजन का प्रयास न किया गया, युगीन प्रवृत्तियों का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इन कमियों के कारण ही इस ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आप विशेष स्टार करके याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वृत्त संग्रह किसने कहा है। ठीक है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या कहा है, तो आप बताएंगे वृत्त संग्रह। अब देखेंगे इस ग्रंथ पर जो है कुछ अनुवाद किए गए हैं, तो अनुवाद किस किस अनुवादक ने किए हैं। तासी के ग्रंथ का अनुवाद, ठीक है, तासी के ग्रंथ का अनुवाद, तासी के ग्रंथ का अनुवाद। ठीक, तो यहां हम लोग देखेंगे कि अनुवाद किसने किया है। पहला किसने किया है, अनुवाद किसने किया है, तो आप बताएंगे मौलवी करीमुद्दीन। किसने अनुवाद किया है, मौलवी करीमुद्दीन ने YF फैलन, YF फैलन दिल्ली कॉलेज, YF फैलन दिल्ली कॉलेज के सहयोग से, ठीक है, के सहयोग से, ठीक है, सहयोग से। तो इसका अनुवाद किसने किया है, तो आप बताइएगा कि मौलवी करीमुद्दीन ने किया है। किसके सहयोग से, YF फैलन दिल्ली कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उनके सहयोग से इसका अनुवाद किया है। और नाम क्या था, रचना का नाम, तो किस नाम से किया, तो यहां पर सीधे सीधे लिखेंगे रचना। तो क्या रचना थी, तो यहां बताएंगे तबकात उ सतवरा, क्या, तबकात उ ससुरा, ठीक है, ससुरा, तबकात उ ससुरा, या ब्रैकेट में इसे कहा गया है तजकिरा, तजकिरा इ ससुरा ई हिंदी, ठीक है। तो ये इसका नाम था, ठीक है। भाषा इसकी क्या रही है, तो आप बताएंगे, भाषा की बात करेंगे तो आप बताएंगे उर्दू। किस भाषा में अनुवाद किया है, तो उर्दू भाषा में अनुवाद, उर्दू भाषा में अनुवाद, ठीक है।
और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, अनुवाद, ठीक है। और कब, तो रचना काल की बात करें अगर हम, क्या रचना काल, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। तो यहां रचना काल देखेंगे, क्या रचना काल, तो कब इसका अनुवाद किया गया है, तो बताएंगे 1848 ईस्वी में, ठीक। तो इतनी चीजें आप इसके विषय में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ। और इसमें कुल कवियों की बात की जाए तो कुल कवि कितने थे, किसमें मौलवी करीमुद्दीन की रचना में कुल कवियों की बात की जाए, तो कुल कवियों की बात की जाए तो कुल कवि थे इसमें 1004 कवि, जिसमें 62 कवि 60, जिसमें 60 कवि मात्र हिंदी के, 60 कवि हिंदी। अब ये बात है कुछ समझने वाली, देखिए कि जो है लिखा जा रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन हिंदी के कुल मात्र 60 कवि ही इसमें शामिल है। कितने, 60 कवि ही इसमें मात्र शामिल किए इन्होंने, जबकि शेष कवि जो है उर्दू भाषा के रहे थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तासी के ग्रंथ में कुल कवियों की बात की जाए, ये हमने तो लिखा नहीं है शायद, यहां कुल कवि, यहां लिख लीजिए, तासी के ग्रंथ में कुल कवियों की बात की जाएगी तो यहां बताएंगे 738 कुल कवि थे, 72 कवि हिंदी के, 72 कवि हिंदी के, ठीक है, हिंदी के। इसमें प्रथम कवि किसे माना गया है, यहां ये थोड़ा सा और नोट कर लीजिएगा, प्रथम कवि, प्रथम कवि का स्थान किसको दिया गया है इसमें, तो क्या बताएंगे, अंगद को, ठीक है। प्रथम कवि कौन रहा है, तो आप बताएंगे अंगद। और अंतिम कवि किसे माना है गाथा दातासी में, अंतिम कवि, तो क्या बताएंगे, हेमंत, ठीक है, हेमंत पंत, तो इन्होंने अंतिम कवि माना है हेमंत पंत को, ठीक है, किसने, गाथा दातासी ने। अब चलते हैं हम लोग आगे, सॉरी, अब हम लोग चलते हैं आगे 6। तो यहां हम लोगों ने देख लिया है, मौलवी करीमुद्दीन के अनुसार हम लोगों ने देख लिया है अनुवाद, ठीक है। अब देखेंगे द्वितीय अनुवाद, ठीक है, द्वितीय अनुवादक, द्वितीय द्वितीय अनुवादक, द्वितीय अनुवादक कौन थे, तो क्या बताएंगे, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणाय, ठीक है। डॉक्टर, द्वितीय अनुवादक में लिखेंगे आप लोग डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणाय, ठीक है, वासणे। और ये क्या थे, तो बताएंगे प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर, ठीक है, हिंदी प्रोफेसर थे, इतना आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, प्रोफेसर। इनके ग्रंथ का नाम क्या था, तो इनके ग्रंथ का क्या नाम था, तो जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो अनुवाद किया था वो किस नाम से किया था, तो बताएंगे हिंदुई साहित्य का इतिहास, किस नाम से, हिंदुई साहित्य, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से जो है किया था। अब बात करें प्रकाशन की, तो प्रकाशन कहां से हुआ, तो आप क्या बताएंगे, हिंदुस्तानी एकेडमी, क्या बताएंगे, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। तो ये बात रही है। द्वितीय अनुवादक जो रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर, सॉरी यहां पर सागर लिखिए, सागर वार्ष्णेय, जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर थे। इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से
इसका अनुवाद किया किसका? गारसा द तासी के ग्रंथ का, जिसका नाम था इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। प्रकाशन कहां से हुआ? तो आप बताएंगे हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ। और हुआ कब है? तो बताएंगे इसका प्रकाशन कब हुआ? तो बताएंगे 1953 में। अगर आपसे इसकी भाषा पूछी जाए, किस भाषा में प्रकाश जो अनुवाद किया, तो क्या बताएंगे? तो आप बताइएगा ये हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा में। ठीक है ना? ओके। कुल कवियों की बात करें, अगर कुल कवियों की बात करें, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, कुल कवियों की बात करेंगे इसमें, तो कुल कितने कवि रहे हैं? तो क्या बताएंगे आप इसमें? क्या आप सभी लोग जानते हैं? कुल कवियों की बात की जाए तो कुल कवि इनके किसके? वार्ष्णेय के ग्रंथ में कुल कवियों को, कितने कवियों को स्थान दिया गया? तो 358 कवि। ठीक है, जिसमें कि 220 कवि हिंदी के, बाकी अन्य भाषाओं के रहे 220 कवि हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा। ठीक है, तो ये चीज रही है महत्वपूर्ण। ये रहा गारसा द तासी द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी के संदर्भ में हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली है। फिर से हम लोग शुरुआत से देख लेते हैं। ठीक है, शुरुआत से देखते हैं। गारसा द तासी जो कि फ्रांस के निवासी थे, फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में इन्होंने रचना की थी। रचना का नाम था इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में क्या? फ्रेंच भाषा में। भाग कितने थे इसके? 5 भाग थे। संस्करण कितने? तो 2 संस्करण में यह प्रकाशित हुआ था। इसके जो इनके ग्रंथ का नाम था, उसके शब्दों का अर्थ क्या है? तो इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास, लिटरेचर का अर्थ होता है लिटरेचर या साहित्य, हिंदुई का मतलब होता है हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली भाषा। क्या? हिंदुओं द्वारा। और हिंदुस्तानी का अर्थ है मुसलमानों द्वारा बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनके ग्रंथ में, किसके? तासी के ग्रंथ में कुल कवि कितने थे? तो बताएंगे 738, जिसमें कि 72 कवि हिंदी के थे। यहां पर प्रथम कवि किसको माना है? अगर पूछा जाए गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ में प्रथम कवि किसको माना है? तो बताएंगे अंगद को। और अंतिम कौन है? तो बताएंगे हेमंत। ये किसके अनुसार है? तो वर्णमाला के अनुसार, वर्णानुक्रम पद्धति के द्वारा है। ठीक है, कुल भाग 5 है, संस्करण 2, जिसमें प्रथम संस्करण का 2 भागों में प्रकाशन हुआ। प्रथम भाग का 1839 में प्रकाशन हुआ और द्वितीय भाग का 1847 में। ठीक है, द्वितीय संस्करण की बात करेंगे तो द्वितीय संस्करण की अगर हम बात करें तो द्वितीय संस्करण की बात करें तो इसका प्रथम व द्वितीय भाग का प्रकाशन 1870 ईस्वी में और तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और इसका प्रकाशन कहां से हुआ है? तो क्या बताएंगे? प्रकाशन जो है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा हुआ है। और कब? तो 1839 में। भाषा क्या रही थी इनके ग्रंथ की? तो आप बताएंगे फ्रेंच भाषा रही है। ठीक है, फ्रेंच भाषा। ओके, इतना आप कर पाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कमियां क्या है इस ग्रंथ की? तो इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। लेखकों के विवरण काल क्रमानुसार नहीं है, काल क्रमानुसार यानी कि उनके जन्म के आधार पर नहीं है, टाइम पीरियड के आधार पर लेखकों का विवरण इसमें प्रस्तुत नहीं किया गया। ठीक है, किस पद्धति का अनुसरण किया गया? तो वर्णानुक्रम पद्धति। याद रखिएगा, गारसा द तासी का ग्रंथ किस पद्धति पर आधारित है? तो आप बताएंगे वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। ठीक है, और इसमें युगीन प्रवृत्तियों का भी कोई विवेचन नहीं किया गया है। ठीक है, युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन इसमें नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। इसमें उक्त कमियां होने के कारण इस ग्रंथ को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है। भाई इसमें इतनी ज्यादा कमियां हैं, इसलिए इसे इतिहास पुस्तक नहीं माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह मात्र कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? मात्र वृत्त संग्रह ही कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब इसका जो है तासी के ग्रंथ का अनुवाद जो है, ग्रंथ जो है गारसा द तासी का है, इसका अनुवाद किसने किया? तो मौलवी करीमुद्दीन ने सबसे पहले अनुवाद किया। वाई.एफ. फैलन दिल्ली के प्रोफेसर थे, उनके सहयोग से। ठीक है, रचना का नाम था तबकात उस सतवरा या फिर तज़किरा इस सतवरा हिंदी, इस रचना का नाम रहा था। ठीक है, और रचना काल क्या है? तो 1848 में इन्होंने रचना की है। कुल कवि कितने हैं? 1000 कवि इस रचना में हैं और मात्र 60 कवि ही हिंदी के शामिल किए गए हैं। ठीक है, और यह ग्रंथ किस भाषा में रहा था? तो बताएंगे उर्दू भाषा में। ठीक है, उर्दू भाषा में। क्लियर है? यहां पे दिया नहीं है क्या? भाषा, हाँ दिया है, भाषा उर्दू भाषा। ठीक है, ओके। दूसरा जो है अनुवाद, द्वितीय अनुवादक कौन है? दूसरा अनुवाद किसने किया है? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने दूसरा अनुवाद किया है, जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर थे। ठीक है, और ग्रंथ का नाम इन्होंने क्या रखा था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या? हिंदुई साहित्य का इतिहास। और इस ग्रंथ का प्रकाशन कहां से हुआ? प्रकाशन
हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद द्वारा कब? 1953 में। भाषा क्या रही थी इस ग्रंथ की? हिंदी। इस ग्रंथ में कुल कवि कितने शामिल किए इन्होंने? तो 358, 358, और जिसमें कि कुल जो है 220 हिंदी के कवियों को इन्होंने शामिल किया है। तो आज हम लोगों ने गारसा जातासी के संदर्भ में और उनके ग्रंथ के संदर्भ में अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब अगले कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ, जो है अगले इतिहासकार को लेकर आएंगे जिनका नाम है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठीक है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, उनके बारे में और उनके ग्रंथ के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखें, बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा मिल रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट बेहतर मिल रहा है, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।